जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप सभी के साथ में कार्टोग्राफी के बारे में। देखो, कार्टोग्राफी की जो हमारी सीरीज़ थी वो बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है और इसमें हमने जो विमीय आरेख है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको रिड्यूसिंग मानचित्र का लघुकरण और विवर्धीकरण इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि जो मानचित्र का लघुकरण होता है, जो विवर्धीकरण होता है, एनलार्जमेंट होता है और जो रिड्यूसिंग होती है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया था। आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यदि अब रिड्यूसिंग और एनलार्जमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। दूसरा, आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। आप बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग करके हम मानचित्र का एनलार्जमेंट एंड रिड्यूसिंग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करता है। ये दो क्वेश्चन हैं, इनका आपको अभी आंसर देना है मेरे को कि एनलार्जमेंट और रिड्यूसिंग से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन थे उनका आपको आंसर देना है। एक मिनट, मैंने ये पढ़ा तो नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। तो लघुकरण और विवर्धीकरण इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, ऑलमोस्ट वो समझ में आ गया होगा और जो मेरे क्वेश्चन थे उनका भी आपको जवाब देना है। अब हम बात करते हैं कि जो एनलार्जमेंट होता है और जो रिड्यूसिंग होती है उसके क्या क्या मेथड, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम मानचित्र का एनलार्जमेंट एंड रिड्यूसिंग कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम मानचित्र का लघुकरण या विवर्धीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनलार्जमेंट के मेथड के बारे में कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम एनलार्जमेंट कर सकते हैं या रिड्यूसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ मानचित्र के लघुकरण और विवर्धीकरण की विधियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली विधि है आलेखी विधि। कौन सी है? आलेखी विधि। आलेखी विधि, इसमें दो विधियां काम करती हैं। पहला वर्ग विधि होती है, दूसरा समान त्रिभुज विधि होती है। समान त्रिभुज विधि और वर्ग विधि ये दो ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग आलेखी विधि में किया जाता है मानचित्र का लघुकरण और विवर्धीकरण के लिए। उसके बाद आता है यंत्रीय विधि। यंत्रीय विधि में क्या होता है? यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक पेंटोग्राफ, क्या एक पेंटोग्राफ नाम का यंत्र होता है जिसके द्वारा मानचित्र का लघुकरण विवर्धीकरण किया जाता है। अब आपको यहाँ पर जवाब देना है कि पेंटोग्राफ के द्वारा मानचित्र का लघुकरण एवं विवर्धीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पेंटोग्राफ है वो किस थ्योरी पर काम करता है। समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है। ठीक है, पीतल या एल्यूमिनियम का बना हुआ एक साधारण यंत्र होता है। जो पेंटोग्राफ होता है या तो एल्यूमिनियम का बना होता है या एक पीतल का बना होता है। एल्यूमिनियम या पीतल का बना हुआ एक साधारण सा उपकरण होता है जिसकी सहायता से मानचित्रों तथा आरेखनों का निश्चित अनुपात में विवर्धन एवं लघुकरण किया जाता है। पेंटोग्राफ क्या होता है? एल्यूमिनियम या पीतल का बना हुआ एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मानचित्र या आरेखों का एक निश्चित अनुपात में, मानचित्र भी हो सकते हैं या आरेख भी हो सकते हैं, उनका एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है? लघुकरण किया जाता है या उनका विवर्धीकरण किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोग्राफी विधि। पहला होता है आलेखी विधि। आलेखी विधि के अंदर देखो, मानचित्र का लघुकरण और विवर्धीकरण की पहली विधि है आलेखी विधि जिसमें वर्ग विधि और समान त्रिभुज विधि शामिल है। दूसरी आती है यंत्रीय विधि जिसमें पेंटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है जो समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि पीतल एवं एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी सहायता से मानचित्रों या आरेखों का एक निश्चित अनुपात में लघुकरण या विवर्धीकरण किया जाता है। और तीसरा उपकरण है फोटोग्राफीय विधियाँ। फोटोग्राफीय विधियों के द्वारा भी हम मानचित्र का लघुकरण या विवर्धीकरण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मानचित्र के विवर्धन या लघुकरण की यांत्रिक विधियां। मानचित्र का लघुकरण या विवर्धीकरण करने की कुछ यांत्रिक विधियां हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला होता है पेंटोग्राफ, दूसरा होता है एडोग्राफ और तीसरा होता है समानुपाती कंपास।
ठीक है। मानचित्र का लघुकरण या विवर्धीकरण, एनलार्जमेंट और रिड्यूसिंग करने के ये 3 सबसे शानदार वाले यांत्रिक उपकरण हैं, यांत्रिक मेथड हैं, जिसमें पहला पेंटोग्राफ होता है, दूसरा एडोग्राफ होता है और तीसरा समानुपाती कंपास होता है। समानुपाती कंपास है, एडोग्राफ है, पेंटोग्राफ है। ये 3 ऐसे टेक्निक है, ये 3 ऐसी यांत्रिक विधियां हैं जिनके द्वारा हम मानचित्र का लघुकरण या विवर्धीकरण कर सकते हैं। ठीक है। तो मानचित्र का लघुकरण या विवर्धीकरण करने के लिए, रिड्यूसिंग या एनलार्जमेंट करने के लिए हम पेंटोग्राफ, एडोग्राफ और समानुपाती कंपास का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पर दूरी को मापने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। देखो, मानचित्र पर यदि आपको दूरी मापनी है, मैंने कल बताया था आपको ओपिसोमीटर के बारे में कि ओपिसोमीटर क्या होता है, ओपिसोमीटर का क्या क्या काम लिया जाता है। तो देखो, ओपिसोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा मानचित्र पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की लंबाई या दूरी मापी जाती है। मानचित्र के बीच में 2 बिंदुओं के बीच, ठीक है, सॉरी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की नहीं, मानचित्र पर ध्यान रखना, ओपिसोमीटर के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की लंबाई नहीं मापी जाती। ओपिसोमीटर के द्वारा मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापी जाती है। ठीक है, ये स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मानचित्र पर दूरी का मापन किया जाता है, जैसे पटरी या डिवाइडर्स, कागज की पट्टी द्वारा, महीन तार या धागे के द्वारा और ओपिसोमीटर के द्वारा। ओपिसोमीटर है, महीन का मतलब होता है बिल्कुल बारीक तार है या फिर धागा है, कागज की पट्टी है या फिर पटरी या डिवाइडर्स हैं। तो पटरी या डिवाइडर्स हैं, कागज की पट्टी है, महीन बारीक तार है या धागे के द्वारा, और चौथा होता है ओपिसोमीटर के द्वारा। ये 4 ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा मानचित्र पर दूरी का मापन किया जाता है। अब उसके बाद आता है मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने का। मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए मैंने पहले बताया था आपको, प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्लेनीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग मानचित्र के आधार पर क्षेत्रफल का मापन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसी मेथड हैं जिनके द्वारा मानचित्र का क्षेत्रफल मापा जाता है, जैसे वर्ग विधि है, पट्टी विधि है, ज्यामितीय विधि है या डॉट प्लेनीमीटर विधि है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? डॉट प्लेनीमीटर विधि है, प्लेनीमीटर विधि है। इसके अलावा डॉट प्लेनीमीटर मानचित्र का क्षेत्रफल मापने के लिए प्लेनीमीटर विधि है, डॉट प्लेनीमीटर विधि है। डॉट प्लेनीमीटर विधि की खोज की थी WF वुड द्वारा। किसके द्वारा? WF वुड द्वारा। ज्यामितीय विधि है, पट्टी विधि है और वर्ग विधि है। वर्ग विधि है, ज्यामितीय विधि है, पट्टी विधि है, डॉट प्लेनीमीटर विधि है और प्लेनीमीटर विधि है। ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा मानचित्र का क्षेत्रफल मापा जाता है। तो मानचित्र का क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग विधि का, पट्टी विधि का, ज्यामितीय विधि का, डॉट प्लेनीमीटर विधि का, जिसकी खोज वुड मौर्य द्वारा की गई थी, और प्लेनीमीटर विधि, इन 5 मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम, डायग्रामों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो साथियों, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डायग्राम, आरेखों के प्रकार। देखो, कोई भी आरेख बना हुआ, आप इस दुनिया में जितने भी डायग्राम बनते हैं ना, ज्योमेट्री में या फिर मैथमेटिक्स में जितने भी डायग्राम बनते हैं, जितने भी आरेख बनते हैं, उसमें सब में मैक्सिमम 3 विमाएँ होती हैं। 3 से ज़्यादा विमाएँ किसी भी आरेख में नहीं होती। एक विमा होती है लंबाई या ऊंचाई, आप चाहे लंबाई बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो। एक आदमी 50 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा है, एक आदमी 5 मीटर ऊंचा है, बात एक ही है। 5 मीटर ऊंचा बोल दो चाहे 5 मीटर लंबा बोल दो, बात एक ही है। दूसरा होता है चौड़ाई या मोटाई। राम की कमर 20 मीटर मोटी है, राम की कमर 20 मीटर चौड़ी है। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। मकान की मोटाई 50 मीटर है, मकान की चौड़ाई 50 मीटर है। मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, मकान की लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, लंबाई इसको इंडिकेट करता है, चौड़ाई इसको इंडिकेट करता है। उसके बाद तीसरा जो विमा होता है वो होता है आयतन। तो ये 3 विमाएँ होती है किसी भी आरेख की। तो आरेख में मैक्सिमम ये 3 विमाएँ होती हैं।
इस आधार पर आरेखों को टोटल 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक विमीय आरेख, दूसरा होता है द्विविमीय आरेख और तीसरा होता है त्रिविमीय आरेख। ठीक है, एक विमीय आरेख वो होता है जिसमें केवल एक विमा होती है, द्विविमीय आरेख वो होता है जिसमें 2 विमाएं होती हैं, और त्रिविमीय आरेख वो होता है जिसमें टोटल 3 विमाएं होती हैं। अब यहाँ पर आपके साथ में बात करने वाला हूँ एक विमीय आरेख के बारे में, एक विमीय आरेख के बारे में। इन आरेखों की रचना में केवल एक माप या विस्तार की मापने के अनुसार गणना की जाती है। जो एक विमीय आरेख होता है ना, उसमें केवल ही एक विमा होती है, उसमें केवल एक विमा को काउंट किया जाता है, मतलब केवल एक ही माप होती है उसमें, या चौड़ाई हो सकती है या ऊंचाई हो सकती है या फिर आयतन हो सकता है, तथा आरेख की अन्य 2 विमाओं को स्वेच्छानुसार चुन लिया जाता है। इसमें जो एक विमा होती है वो तो बिल्कुल निश्चित होती है, बिल्कुल फिक्स होती है और उसके अनुसार ही गणना की जाती है। बाकी जो 2 विमाएं होती हैं वे स्वेच्छानुसार चुनी जाती है, उनको आप अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। तो ये था एक विमीय आरेख। एक विमीय आरेख के एग्जाम्पल हैं जैसे दंड आरेख है। दंड आरेख क्या है? केवल एक विमीय आरेख है। दंड आरेख में भिन्न भिन्न पद मूल्यों को ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन आरेखों को स्तंभी आरेख भी कहते हैं। जो दंड आरेख है, देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या 8 में या 8वीं या 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा मैथ में दंड आरेख, बार डायग्राम। इसके अलावा जब आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ोगे ना, उसमें DI पढ़ोगे आप, डाटा इंटरप्रेशन पढ़ोगे नेट का फर्स्ट पेपर का, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके के बार डायग्राम बनाओगे। ये क्या है? बार डायग्राम है। तो बार डायग्राम 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो ऊर्ध्वाधर बन सकते हैं, इस तरीके से बन सकते हैं, या तो बार डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से, या बार डायग्राम हो सकता है कुछ इस तरीके से भी बन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बार डायग्राम बन सकते हैं। तो बार डायग्राम या तो क्षैतिज तरीके से बनते हैं या ऊर्ध्वाधर तरीके से बनते हैं। ये है बार डायग्राम। तो जो दंड आरेख है उसको क्या कहते हैं? स्तंभी आरेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभी आरेख भी कहते हैं। और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पद मूल्यों को दिखाया जाता है। जैसे आप बार डायग्राम के द्वारा, इन स्तंभों के द्वारा आप लिंगानुपात दिखा सकते हो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर 0 से 5 साल की एज का दिखा दिया, यहाँ पर 5 से 10 साल की एज का दिखा दिया, यहाँ पर 20 से 25 साल की एज का दिखा दिया, यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 साल का दिखा दिया। तो जो बार डायग्राम है उसके द्वारा इसमें क्या होता है? स्तंभों के माध्यम से या दंडों के माध्यम से विभिन्न पद मूल्यों को रिप्रेजेंट किया जाता है। दंड आरेख टोटल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल दंड आरेख और दूसरा होता है मिश्रित दंड आरेख। अब ये दोनों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिश्रित दंड आरेख क्या होता है और सरल दंड आरेख क्या होता है। देखो DI में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। मेरी जो DI की बुक आ रही है उसमें भी मैंने इन सभी चीज़ों का बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा किया है। देखो सरल दंड आरेख, सरल दंड आरेख के द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों में किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है। जो सरल दंड आरेख है उसके द्वारा केवल किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जो मिश्रित दंड आरेख है इसमें एक आरेख के द्वारा, एक दंड के द्वारा एक या एक से अधिक प्रकार के गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। जो सरल दंड आरेख है उसमें एक दंड के द्वारा केवल एक ही गुण को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मिश्रित दंड आरेख में दंड आरेखों के द्वारा आंकड़ों के कुल योग व उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है कि सरल दंड आरेख में दंड आरेख के द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों के किसी एक गुण को दिखाया जाता है। मिश्रित दंड आरेख में क्या होता है? इसमें दंड के विभिन्न उपभागों को भी दिखाया जाता है, कुल को दिखाया जाता है, और कुल का जो सब डिवीजन है ना उसको भी दिखाया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, आपको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये है सरल दंड आरेख और ये है मिश्रित दंड आरेख। मैंने यहाँ पर दोनों बना दिया आपको, यहाँ पर मैंने सरल दंड आरेख भी बना दिया, यहाँ पर मैंने मिश्रित दंड आरेख भी बना दिया। ये है सरल दंड आरेख। यहाँ पर ये जो सरल दंड आरेख है, ये जो दंड हैं वो केवल किसी एक गुण को दिखा रहे हैं और कुल को दिखा रहे हैं। जैसे
यहाँ पर यदि हम लिंगानुपात का रेशो लेते हैं कि भाई ये जो दंड है वो दिखा रहा है 0 से 5 साल की एज का लिंगानुपात, तो ये इसके कुल लिंगानुपात को भी दिखा रहा है और 0 से 5 साल के लिंगानुपात को भी दिखा रहा है। मतलब ये केवल एक ही विशेषता को या एक ही गुण को दिखा रहा है। यहाँ पर ये 5 से 10 का हो सकता है, ये 10 से 15 का हो सकता है, ये 15 से 20 का, ये 20 से 30 का, लेकिन एक दंड है ना जो केवल एक ही गुण को दिखा रहा है। यदि मैं बात करूं मिश्रित दंड आरेख को, मिश्रित दंड आरेख में क्या होता है, जो एक दंड है वो टोटल या कुल को भी दिखा रहा है, साथ ही साथ उसके जो सब डिवीजन हैं, उसके जो उप विभाग हैं, जो उसके उपभाग हैं, उनको भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये मिश्रित दंड आरेख बनाया। इस मिश्रित दंड आरेख में देखो मेरे प्यारे साथियों, ये एक मिश्रित दंड आरेख है। सबसे पहले तो ये वाली बाउंड्री है जो टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है, कुल को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई 0 से 5 साल की जो एज है उसका लिंगानुपात टोटल कितना है। सपोज डेट यहाँ पर 80 है, 80 है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 80। यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो ये मैक्सिमम किसको रिप्रेजेंट करिए, 80 को, ये 60 को, ये 70 को, ठीक है, ये 90 को। हमने यहाँ पर 90 भी लिख दिया। आप जब दंड आरेख बनाओगे ना तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर भी आपको वैल्यू लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 साल। यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो गेहूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो जौ, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाजरा, यहाँ पर लिख सकते हो आप ज्वार। यहाँ पर फिर आपको उसी सीक्वेंस से यहाँ पर आप क्लाइमेट लिख सकते हो। मतलब कुछ भी कैसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पर आप साक्षरता भी दिखा सकते हो कि 0 से 5 साल की साक्षरता, 5 से 10 साल की साक्षरता, 10 से 15 साल की साक्षरता, 15 से 20 साल की साक्षरता। यहाँ पर आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी साक्षरता का रेशियो वो लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर जो एक दंड है ना वो एक तो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये वाला दंड, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बाहर की बाउंड्री है ना, किसी भी दंड की जो ये बाहर की बाउंड्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, नंबर ऑफ टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये नंबर ऑफ टोटल है। अब इसमें हमने अलग अलग सब डिवीज़न बना दिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये ऊपर का 4 भाग। यहाँ पर टोटल कितने सब डिवीज़न हो गए, 4 हो गए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक इसी तरीके से इसमें 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। ठीक इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया, ठीक है। हर एक दंड है वो एक अलग विशेषता को दिखा रहा है, जिसमें हर दंड कुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ उसके सब डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इस दंड से हमें पता चल रहा है, इस दंड को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, यहाँ पर हमने 20 लिख दिया, यहाँ पर हमने 30 लिख दिया, यहाँ पर हमने 40 लिख दिया, यहाँ पर हमने 50 लिख दिया और यहाँ पर हमने 60 लिख दिया। बिल्कुल सेम सिचुएशन सभी जगह अप्लाई होगी। इसमें भी यही होगा, इसमें भी ये होगा, इसमें भी ये होगा, जैसा यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले इस दंड की टोटल वैल्यू कितनी है, 60 है। मैक्सिमम 60 तक जा रहा है। इसकी जो अपर बाउंड्री है वो 60 तक जा रही है, इसलिए ये टोटल 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका जो पहला भाग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 10 के और 20 के बीच में 15 है। दूसरा भाग 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 20 और 30 के बाद बीच में 25 है। तीसरा भाग 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है और चौथा भाग 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पर सपोज डेट मान लिया कि यहाँ पर ये जो दंड आरेख है वो 0 से 5 साल के लिंगानुपात को दिखा रहा है। अब हमने टोटल 0 से 5 साल का लिंगानुपात कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। अब इसमें हमने डिवाइड कर दिया कि भाई ये तो है हरियाणा राज्य, जो मतलब जहाँ का लिंगानुपात बहुत कम रहता है, जैसे अपना ये मान सकते हैं पश्चिमी भारत मान सकते हैं, यहाँ का ऑलमोस्ट जो लिंगानुपात है वो कम है। दूसरा हमने मान लिया पूर्वी मध्यवर्ती भारत, जहाँ का मध्यवर्ती भारत जहाँ का लिंगानुपात थोड़ा ज़्यादा है। तीसरा हमने मान लिया पूर्वी भारत, जहाँ का लिंगानुपात जो अपना ये आ जाता है आसाम, नेपाल, मेघालय, यहाँ का लिंगानुपात थोड़ा ज़्यादा है। और चौथा मान लिया हमने दक्षिणी भारत, जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो पहले नंबर पर हमने माना क्या
पश्चिमी भारत जहाँ का लिंगानुपात कम है। दूसरे नंबर पर मान लिया मध्य भारत जिसका लिंगानुपात थोड़ा ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर मान लिया हमने पूर्वी भारत जिसका लिंगानुपात थोड़ा ज़्यादा है। और चौथे नंबर पर मान लिया हमने दक्षिणी भारत। हमने एक डायग्राम बनाया और उसमें हमने दिखा दिया कि भाई जहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है वो 0 से 20 के लिंगानुपात को दिखा रहे हैं। जहाँ पर डैश डैश लाइन खींची हुई है वो 20 से 30 के लिंगानुपात को दिखा रहे हैं। जहाँ पर प्लस प्लस लाइन खींची हुई है या सिंबल बने हुए हैं वो प्लस सिंबल है जो 30 से 40 के लिंगानुपात को दिखा रहे हैं। जहाँ पर इस तरीके से तिरछी लाइन खींची हुई है वो 40 से 50 के लिंगानुपात को दिखा रहे हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। अब हमें पता चला कि पश्चिमी भारत का बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब पश्चिमी भारत जहाँ जहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक होगा वहाँ पर क्या होगा, लिंगानुपात 10 से 20 होगा। जहाँ जहाँ पर डैश का निशान है वहाँ लिंगानुपात 20 से 30 होगा। जहाँ जहाँ प्लस का निशान है वहाँ लिंगानुपात 30 से 40 होगा। और जहाँ पर इस तरीके की तिरछी लाइन है वहाँ का लिंगानुपात 40 से 50 होगा। तो यहाँ पर जो एक दंड है ना वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ उसके सब डिवीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है पिरामिड, साधारण पवनारेख जिसको सिंपल विंड रोज बोलते हैं। तीसरा आता है पर्किन आरेख जिसको सेक्टर डायग्राम बोलते हैं। और चौथा होता है वर्षा परिक्षेपण आरेख, रेनफॉल डिस्पर्सन डायग्राम। तो ये कौन से डायग्राम हैं? ये आगे हमारे दंड आरेख जो एक विमीय आरेख है उनके एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान से सुनना, एक विमीय आरेख में पहला आ जाता है दंड आरेख, दूसरा आ जाता है पिरामिड आरेख, तीसरा आता है साधारण पवनारेख आरेख, चौथा आता है पर्किन आरेख और पांचवा आता है वर्षा परिक्षेपण आरेख। तो ये टोटल 5 ऐसे आरेख हैं जिनको हम एक विमीय आरेख की श्रेणी में रख सकते हैं। तो एक विमीय आरेख की श्रेणी में कौन कौन से आ रहे हैं? पहला दंड आरेख आ रहा है, दूसरा पिरामिड आरेख आ रहा है, तीसरा साधारण पवनारेख आ रहा है, चौथा पर्किन आरेख आ रहा है और पांचवा वर्षा परिक्षेपण आरेख आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय आरेख। द्विविम आरेख या द्विविमीय आरेख बोल सकते हो इसको आप। दो मापों अथवा लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करता है। जो द्विविमीय आरेख होता है ना उसमें 2 विमाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक विमा होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। आपने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा होगा, 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आ रही हैं? विमाएं आ रही है। तो जो द्विविमीय आरेख है उसमें 2 विमाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। और इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? क्षेत्रफल के द्वारा। क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या खंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं। जो द्विविमीय आरेख होता है इसमें स्तंभ वही होते हैं दंड आरेख, वृत्त या खंडों के दिए हुए क्षेत्रफल मूल्यों के अनुपात में होते हैं। यहाँ पर इन सभी का दंड आरेख बोल दो, चाहे वृत्त आरेख बोल दो, चाहे खंड आरेख, इनके क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाता है। तो द्विविमीय आरेख में 2 विमाओं क्षेत्रफल या लंबाई या चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है और इनसे कैलकुलेट करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो द्विविमीय आरेख है उसमें दंड या फिर स्तंभ या फिर वृत्त या फिर खंड, इसका क्षेत्रफल निकालकर और उसके मूल्यों के अनुपात को निकाला जाता है। अतः द्विविमीय आरेख में को कभी कभी क्षेत्रफल आरेख भी बोला जाता है। द्विविमीय आरेख को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। जो द्विविमीय आरेख है वो किसको? क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्षेत्रफल आरेख भी कहते हैं। द्विविमीय आरेख के एग्जाम्पल हैं, जैसे इकाई वर्ग आरेख है, वर्गाकार ब्लॉक आरेख है, आयताकार आरेख है, चक्र या वर्तारेख है जिसको हम विभाजित वर्त आरेख बोलते हैं, या फिर वलय आरेख है, रिंग डायग्राम है। तो ये 5 डायग्राम हैं जिनको हम रखते हैं द्विविमीय आरेख में, जिसमें पहला आता है इकाई वर्ग आरेख, दूसरा आता है वर्गाकार ब्लॉक आरेख, तीसरा आता है आयताकार आरेख, चौथा आता है चक्र या वर्तारेख
जिसको विभाजित वर्त आरेख बोलते हैं, और 5वां आता है वलय आरेख जिसको रिंग डायग्राम बोलते हैं। उसके बाद आता है त्रिविम आरेख। त्रिविम आरेख में क्या होता है, इसमें तीनों की तीनों विमाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, इन तीनों का विस्तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आयतन का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, चौड़ाई, लंबाई और आयतन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दिए हुए मूल्यों को घन, ब्लॉक अथवा गोलों आदि के आयतन के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देख लो आयतन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर लंबाई 1 हो गई, चौड़ाई 1 हो गई, लंबाई और ऊंचाई 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो त्रिविम आरेख में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर आयतन, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें दिए हुए मूल्यों के घन, ब्लॉक, गोले आदि का आयतन के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। किसके आयतन के अनुपात में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक विमीय आरेख में एक विमा का प्रयोग किया जाता है। द्विविमीय आरेख में चौड़ाई, लंबाई का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय आरेख में चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई या आयतन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्विविमीय आरेख में क्षेत्रफल का अनुपात होता है, त्रिविमीय आरेख में आयतन का अनुपात होता है। त्रिविम आरेख को आयतन आरेख भी कहते हैं। इस प्रकार के आरेख प्राय उस दशा में बनाए जाते हैं जब दिए हुए मूल्यों में अंतर बहुत अधिक होता है। जब दिए हुए मूल्यों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है, उस स्थिति में त्रिविम आरेख का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक पद मूल्य का मान बहुत अधिक व दूसरे पद मूल्य का मान बहुत ही कम है। त्रिविम आरेख का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब एक पद मूल्य का मान और दूसरे पद मूल्य के मान में एक बहुत बड़ा अंतर है। दो पद मूल्यों के मान में जब बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है, तो उस स्थिति में हम त्रिविम आरेख का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट एक की वैल्यू 1000 है, दूसरे की वैल्यू मात्र 100 है, या पहले की वैल्यू 1000 है, दूसरे की वैल्यू मात्र 50 है, 50 है, 100 है। इस तरीके से दोनों आरेखों के बीच में जो वैल्यू डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस स्थिति में हम त्रिविम आरेख का प्रयोग करते हैं। त्रिविम आरेख के प्रकार हैं, जैसे गोलीय आरेख है, घनारेख है और ब्लॉक या पुंज आरेख है। अब देखो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये आरेख बता दिया आपने, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, त्रिविमीय आरेख, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमीय आरेख का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविमीय आरेख का उदाहरण है, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से आरेख में क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाता है, तो द्विविमीय आरेख में क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाता है। कौन से आरेख में आयतन का प्रयोग किया जाता है, तो त्रिविमीय आरेख में आयतन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था हमारा विमीय वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख इन सभी को पढ़ लिया। हमने एनलार्जमेंट और रिड्यूसिंग के मेथड को पढ़ लिया कि एनलार्जमेंट कैसे होता है। अब फिर से आपको रिपीट करना है अपने माइंड में मैपिंग बना के कि एनलार्जमेंट कैसे होता है, रिड्यूसिंग कैसे होता है, इसमें क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को सोचनी है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। सपोज दैट कोई मानचित्र 1:25,000 की मापनी पर बनी हुई है, ठीक है। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1:5,000 की मापनी में, ठीक है। 1:25,000 की मापनी पर बने हुए मानचित्र को हमने कन्वर्ट कर दिया 1:5,000 की मापनी पर। तो अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर लघुकरण हो रहा है या विवर्धीकरण हो रहा है, पहली बात। दूसरा, आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कितना लघुकरण हो रहा है या कितना विवर्धीकरण हो रहा है। तीसरा, आपको बताना है कि इस सिचुएशन में मानचित्र के आकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और चौथा, आपको बताना है कि इस स्थिति में मानचित्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे ये टोटल 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में बन रहे होंगे, जिनका आपको खुद को अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना है। एनलार्जमेंट किससे होता है, पेंटोग्राफ से होता है, एडोग्राफ से होता है। और तीसरा एक मेथड और था, आपको बताना है कि जो एनलार्जमेंट और रिड्यूसिंग होता है उसमें एडोग्राफ का, पेंटोग्राफ का, इन दोनों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा और उपकरण है जिसका हम एनलार्जमेंट और रिड्यूसिंग में उपयोग करते हैं, उसका आपको नाम बताना है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा एक टॉपिक।
देखो कल वाली क्लास में हमने बोफोर्ड संकेत भी पढ़ लिया था और बोफोर्ड संकेत के बारे में मैंने बताया था, इसको मैंने याद करने का आपको एक तरीका भी बता दिया था और ऑलमोस्ट आपको बोफोर्ड संकेत हैं वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो। शांत सागर को क्लैम बोलते हैं, इसको CM के द्वारा दिखाया जाता है। अत्यल्प तरंगित सागर को स्मूथ बोलते हैं, इसको SM के द्वारा दिखाया जाता है, SM के द्वारा। ठीक है। अल्प तरंगित सागर को स्लाइट बोलते हैं, इसको SI के द्वारा दिखाया जाता है। सामान्य तरंगित सागर को मॉडरेट बोलते हैं, जिसको MOD के द्वारा दिखाया जाता है। प्रक्षुब्ध सागर को रफ बोलते हैं, जिसको RO के द्वारा दिखाया जाता है। अति प्रक्षुब्ध सागर को वेरी रफ बोलते हैं, जिसको VRO द्वारा दिखाया जाता है। उच्च तरंगित सागर को हाई बोलते हैं, जिसको HI द्वारा दिखाया जाता है। अति उच्च तरंगित सागर को वेरी हाई बोलते हैं, जिसको VHI द्वारा दिखाया जाता है। प्रलयकारी सागर को फेनोमिनल बोलते हैं, जिसको PH द्वारा दिखाया जाता है। और तरंग की दिशा का भी मैंने याद करने का तरीका बताया था। देखो तरंग को बोलते हैं इंग्लिश में वेब, वेब को W के द्वारा दिखाया जाता है। और यदि इस W के हम इस तरीके का निशान बना दें तो ये वाला जो निशान है ना वो हमें रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, किसको, दिशा को। तो W के आगे यदि हम किसी भी दिशा में तीर का निशान बना देते हैं, तीर का निशान है हमें डायरेक्शन की ओर रिप्रेजेंट करता है। तो WD यदि इस तरीके से W आपको दिखता है डायरेक्शन के सिंबल के साथ, तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है वेब डायरेक्शन को, तरंग की दिशा को। अब यहाँ पर हम वायु वेग के मापक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसका मैंने एक तरीका बना रखा है, जैसे मैंने वहाँ पर आपका तरीके से बताकर जो बोफोर्ड का जो संकेताक्षर था उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोफोर्ड का संकेताक्षर बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको ये भी बहुत बिल्कुल उसी अंदाज में समझाने वाला हूँ। देखो सबसे पहली बात क्या होती है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, सारा सब कुछ मैं याद करा दूंगा। मेरा अपना एक तरीका बनाया हुआ है हर एक चीज़ का याद करने का, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, रहा हुआ हूँ, प्रेजेंट में भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कुछ नया सीखने की, समझने की, जानने की। और जो आदमी लाइफ में सदा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता है, कुछ नया जानने की कोशिश करता रहता है, वो एक टीचर नहीं होता, वो एक स्टूडेंट ही होता है ऑलवेज। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो वायु के वेग हैं उनके जो प्रतीक हैं उसको मैंने याद करने का तरीका बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल भी आप इसको देखकर घबरा रहे होंगे कि कहाँ कहीं पर एक लाइन है, कहीं पर 2 लाइन है, कहीं पर 3 लाइन है, ये क्या सिस्टम चल रहा है। देखो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी, केवल छोटा-छोटा तरीका बताऊँगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 2 याद करने हैं। यदि गोले के अंदर गोला है तो वो बिल्कुल शांत है, हवा उस स्थिति में शांत है और बिल्कुल शांत है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर ये सिंबल है जो नाट में है और ये सिंबल है जो किस में है, मील प्रति घंटा में है। किस में है, मील प्रति घंटा में। ठीक है, और बाकी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो नोट का तो रूल क्या है, इसके अलावा यदि कहीं पर आपको इस टाइप की लाइन दिखती है, बिल्कुल एक क्षैतिज लाइन, तो वहाँ पर जो वायु की प्रति मील गति है वो है 1 से 4 किलोमीटर मील प्रति घंटा। और इसके अलावा यदि आपको 1 से 2 यदि इस टाइप से लाइन दिखती है, आपको इस तरीके का सिंबल दिखता है, तो ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पवन की जो गति है वो कितनी है, 1 से 4 मील प्रति घंटा है या फिर 1 से 2 नॉट है, ओवरऑल 5 नॉट से कम है। अब यहाँ पर एक लाइन थी, बिल्कुल सीधी एक लाइन थी जिसके ऊपर हमने एक छोटी सी लाइन बनाई, तो जो पवन की गति थी वो बढ़कर हो गई 5 से 8 मील प्रति घंटा और यहाँ पर 3 से 7 मील प्रति घंटा हो गई। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, 4 5 6 7, 7 में और 3 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है।
ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, वो लाइन खींची और इस छोटे डंडे को हमने एक बड़ा डंडा बना दिया। क्या कर दिया, बड़ा डंडा बना दिया। तो जो पवन की गति थी वो हो गई 9 से 14 मील प्रति घंटा, और नॉट में हो गई 8 से 12। तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आ गया। 8 8 में हम 4 जोड़े 12 आ गया। तो 8 में 12 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर हो गई 10, 10 से कम होता है ओवरऑल। उसके बाद हमने क्या किया, लाइन खींची। एक बड़ी लाइन तो ऑलरेडी खींच चुकी थी, यहाँ पर हमने एक छोटी लाइन और खींच दी। छोटी लाइन खींचते ही वैल्यू बन गई 15 से 20 मील प्रति घंटा। और नोट में याद करने का तरीका बता देता हूँ। 12 के बाद आता है 13, 13 में हमने 4 जोड़ा, आ गया 17। और मैक्सिमम होती है लगभग 15, 15 से नीचे ही होती है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर एक बड़ी लाइन थी, एक छोटी लाइन थी। हमने आगे क्या किया, इस वाली छोटी लाइन को भी हमने बड़ी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से 2 बड़ी लाइन बन गई, जहाँ पर पवन की गति 21 से 25 मील प्रति घंटा, और नोट में 18 से 22 नोट हो गए। फिर हमने क्या किया, इस डायग्राम को फिर से हमने मॉडिफाई किया। 2 बड़ी लाइन खींची, एक छोटी लाइन खींची। 2 बड़ी लाइन हो गई, एक छोटी लाइन हो गई, क्योंकि 2 बड़ी लाइन यहाँ पर ऑलरेडी थी। फिर हमने नया करने के लिए एक छोटी लाइन और खींच दी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 26 से 31 मील प्रति घंटा। और यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, नोट में 22 के बाद 23 आ रहा है, 23 में हमने 4 ऐड किए, 27 हो गया। तो 23 और 4 27 नोट हो गया। फिर हमने क्या किया, ये जो 2 बड़ी लाइन एक छोटी लाइन थी, यहाँ पर 2 बड़ी लाइन थी, एक छोटी लाइन थी। हमने क्या किया, तीनों लाइनों को हमने बड़ी कर दिया। इस तरीके से हमने तीनों लाइनों को बड़ी कर दिया। तो जो पवन की गति थी वो 32 से 37 मील प्रति घंटा हो गई। और नॉट में 27 के बाद क्या आता है, 28 आता है। तो 28 से 32 नॉट हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, 3 बड़ी लाइन थी, यहाँ पर थी, इसको हमने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दिया, 3 बड़ी लाइन, और हमने एक छोटी लाइन खींच दी। तो पवन की जो गति थी वो हो गई 38 से 43 मील प्रति घंटा, नोट में हो गई। 32 के बाद 33 आता है, 33 में 4 जोड़ेंगे, 37, 37 नोट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, चारों की चारों बड़ी लाइन कर दी। यहाँ पर 3 बड़ी लाइन थी, एक छोटी लाइन थी, हमने चारों की चारों बड़ी लाइन कर दी। चारों की चारों बड़ी लाइन करते ही पवन की गति 44 से 49 मील प्रति घंटा हो गई, जबकि नोट में 37 के बाद 38 आता है, 38 में 4 जोड़ेंगे, 42 हो गया। ठीक है, तो 38 से 42 नोट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 4 बड़ी लाइन थी, हमने आगे किया 4 बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो 4 बड़ी लाइन एक छोटी लाइन के सिचुएशन में पवन की जो गति थी वो थी 50 से 54 मील प्रति घंटा, और नोट में निकालें तो 43 से 47 नोट हो गई। क्योंकि यहाँ पर 42 था, 42 में हमने एक के आगे जस्ट 43, 43 में 4 जोड़े, 47। ठीक, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये डार्क है, यहाँ पर ये त्रिभुज क्या है, डार्क है। तो यहाँ पर पवन की गति है जो यदि मील में निकालें तो 55 से 60 मील प्रति घंटा है, जबकि यदि इसको मैं नोट में निकालूं तो 48, 47 के बाद 48, 48 से 4 52 नोट है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी को मॉडिफाई किया, इस वाले डायग्राम को हमने मॉडिफाई किया। त्रिभुज के साथ हमने एक छोटी लाइन जोड़ दी। जैसे हमने त्रिभुज के साथ एक छोटी लाइन जोड़ी, ठीक है, इस त्रिभुज के साथ हमने एक छोटी लाइन जोड़ी, तो यहाँ पर जो पवन की गति थी वो हो गई 61 से 66 मील प्रति घंटा, जबकि यहाँ पर हो गई 52 एक 53 से 57 नोट हो गई। जस्ट आगे हमने क्या किया, इस वाले डायग्राम को फिर से मॉडिफाई किया, और इस वाले को जब हमने मॉडिफाई किया तो त्रिभुज के साथ एक बड़ी लाइन हो गई, त्रिभुज के साथ एक बड़ी लाइन हो गई, और जो पवन की गति थी वो 67 से 71 मील प्रति घंटा, और नोट में निकाले तो 58 से 62, क्योंकि 57 के बाद 58 आता है, तो 58 से 62 नोट हो गई। ठीक है, तो ये था पवन की दिशा और उसके सिंबल। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ये सिंबल दे देगा और पूछेगा कि पवन की गति बताओ मील प्रति घंटा में या फिर नोट में। तो आपको कब पता होगी कि इस सिंबल का मतलब है 38 से 43 मील प्रति घंटा या फिर 33 से 37 नोट।
ये आपको तब पता चलेगा जब आपको पेड़ पे चढ़ने का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होगा। ध्यान रहे। अब उसके बाद कुछ ये भी सिंबल हैं। अब इस तरीके से आप कितने भी सिंबल बना सकते हो। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 43 से 44, 49 से 50, 54 से 55, 60 से 61, 61, 66 से 67। एक तो ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो नोट का तो आपको याद हो गया होगा कि 22 से 23, 27 से 28, 32 से 33, 37 से 38, 42 से 43, 47 से 52, 48, 52 से 53, 57 से 58, प्लस में 4 ऐड करते जाओ। ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर भी इसी तरीके से 25, 26, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 49, 50, 54, 55, 66, 61 और 66, 67। यहाँ पर आपको कहीं पर 4 जोड़ना पड़ेगा, कहीं पर आपको 5 जोड़ना पड़ेगा और कहीं पर आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थे पवन की गति, उसके सिंबल, प्रतीक, जो कि पवन की गति को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मील प्रति घंटा में या नॉट में। आप इसी तरीके से अब बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर आप मील प्रति घंटा है, जो मील प्रति घंटा है यहाँ पर आप 4-5 का रेशियो ले सकते हो, डिफ्रेंसिएशन ले सकते हो और यहाँ पर आपको केवल 4 का अंतराल लेना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारा ये वायु की गति से रिलेटेड जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया कि वायु के वेग व प्रतीकों के बारे में। अब यहाँ पर अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, मेघावरण के प्रतीक, मेघ का जो आवरण है उसके सिंबल के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो जो मेघ आवरण है उसके जो सिंबल है उसको यहाँ पर 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है निम्न या मध्यम वेग, दूसरे होते हैं उच्च मेघ। ठीक है। पहला होता है निम्न या मध्यम वेग मेघ, दूसरा होता है उच्च मेघ। अब इन दोनों में अंतर देखो। सबसे पहले याद करने का बिल्कुल रटा दूंगा मैं आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल रटा दूंगा, केवल साथ में पढ़ते जाओ, अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, केवल आप साथ में पढ़ते जाओ। ठीक है। इन दोनों में सबसे पहले आप कंपेयर करो। इस साइड केवल लाइनें खिंची हुई हैं, इस साइड डार्क है। ठीक है। इस साइड डार्क का प्रयोग किया गया है, एक साइड डार्क है भाग, एक साइड केवल लाइनों का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें डार्क है, इसमें डार्क है, इसमें लाइन है, इसमें डार्क है, इसमें लाइन है। ठीक है। तो जो उच्च मेघ आवरण है उसमें केवल लाइनों का प्रयोग किया गया है और जो निम्न या मध्यम मेघ आवरण है उसमें डार्क का प्रयोग किया गया है। उसको जो कुछ पार भाग को डार्क किया गया है बिल्कुल। तो इन दोनों को मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ, अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ कि निम्न या मध्यम मेघ आवरण या उच्च मेघ आवरण। उच्च मेघ आवरण में लाइनों का प्रयोग किया गया है, जबकि मध्यम या निम्न मेघ आवरण में डार्क भाग का प्रयोग किया गया। सबसे पहली कंडीशन लो कि इसमें ना तो किसी कोई लाइन का प्रयोग किया गया और ना इसमें किसी डार्क भाग का है, बिल्कुल बिल्कुल खाली गोला है, सिंपल सा बिल्कुल खाली गोला है। ये हमें बता रहा है कि भाई आकाश में बिल्कुल भी मेघ नहीं है, आकाश में बिल्कुल भी बादल नहीं है, आकाश बिल्कुल बादल रहित है। क्यों? क्योंकि दोनों गोले क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली खाली है। उसके बाद निम्न या मध्यम मेघ में क्या है, एक छोटा सा बीच में डार्क भाग है, यहाँ पर दिख रहा है आपको छोटा सा डार्क भाग है और यहाँ पर देखो एक छोटी सी लाइन है। ठीक है। एक साइड बिल्कुल छोटा सा डार्क भाग बना दिया बीच में, एक साइड छोटी सी लाइन खींच दी, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 1/8वें भाग को। आकाश का 1/8वां भाग क्या है, मेघाच्छादित है। आकाश का कहाँ का, आकाश का 1/8वां भाग क्या है, मेघों से घिरा हुआ है। उसके बाद देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच दी, बीच में एक लाइन खींच दी और यहाँ पर एक भाग में एक लाइन खींच दी। यहाँ पर इन दोनों में देखो अंतर आप, यहाँ पर देखो इसमें एक वाले भाग में, यहाँ पर रेड कलर का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो इसमें एक कॉर्नर को क्या कर दिया, बिल्कुल डार्क कर दिया, जबकि यहाँ पर एक बीच में लाइन खींच दी। अब आप बताओ, टोटल आपके पास वैल्यू है 1/8,
ठीक है, ये थी कि हमारे पास टोटल वैल्यू 1/8, ठीक है। और 1/8 का इस गोले की, पूरे गोले की वैल्यू थी हमारे पास 1/8, इस पूरे गोले की वैल्यू है 1/8 और इस पूरे गोले की वैल्यू है 1/8। यदि हम 1/8 में आधा कर दें, हमने क्या किया, इस पूरे गोले की वैल्यू 1/8 थी, उसका हमने एक लाइन खींच के आधा कर दिया। आधा करते क्या हो गया, 1/8 का आधा हो गया तो मतलब 1/4 हो गया। 1/8 का आधा इस तरीके से हो सकता है, तो सॉरी 1/8 का आधा इस तरीके से हो सकता है, तो ये हो गया 1/4। 1/8 का आधा कितना हो गया, 1/4 हो गया। यहाँ पर इस पूरे गोले के चौथाई भाग में डार्क भाग है, ये पूरा गोला था, इस पूरे गोले के जो चौथाई भाग है उसमें डार्क भाग है। ये हमें बता रहा है कि भाई 1/, जो चौथा भाग है, चौथाई हिस्सा है वो क्या है, मेघों से घिरा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर देखो आधा भाग था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, आधा भाग, बिल्कुल सेम यहाँ पर हमने आधा भाग बनाया और इस आधे भाग में हमने एक लाइन यहाँ पर खींच दी, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर खींची तो यहाँ पर टोटल कितने बन गए, एक भाग बन गया, दो भाग बन गया, तीन भाग बन गए। टोटल कितने भाग बन गए, 3/8। यहाँ पर टोटल कितने भाग बने थे, 2। बीच में जब हम गोले के लाइन खींचे थे तो 2 भाग बने थे, मतलब 2/8, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, केवल गोले के चौथे भाग में क्या था, डार्क भाग था, तो इसलिए हमने 1/4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने भाग बन रहे हैं, एक डार्क भाग, दूसरा खाली भाग और तीसरा ये बिल्कुल खाली भाग। तो यहाँ पर भी कितने भाग बन रहे हैं, टोटल 3 भाग बन रहे हैं। टोटल कितना है, 8 है। 3/8 मेघाच्छादित हो गया। अब हमने क्या किया, 2 लाइन खींच दी गोले में, हमने केवल गोले में सिंपल तरीके से 2 लाइन खींच दी और यहाँ पर जो उच्च में मध्यम या जो निम्न मेघ है उसमें हमने क्या किया, आधे भाग को बिल्कुल हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ठीक है। तो भाई अब बताओ इस गोले में कितने भाग हो गए, इस गोले में कितने भाग हो गए, इस गोले में देखो कितने भाग हो गए, 1/2 भाग मेघाच्छादित है, ये हमें बता रहा है, क्योंकि आधा भाग हो गया एक लाइन के द्वारा और फिर आधे का आधा भाग हो गया इस दूसरी लाइन के द्वारा। समझना, आधा भाग हो गया एक लाइन के द्वारा, आधे का आधा भाग हो गया इस दूसरी लाइन के द्वारा। तो जब हम 2/8 इसका भी आधा करेंगे तो होगा 4/8, मतलब 1/2। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इस गोले में आधा भाग बिल्कुल डार्क है, आधा भाग बिल्कुल खाली है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे चले और यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या किया, इस गोले में जो उच्च मेघ थे इसमें हमने 2 लाइन खींची और एक इस तरीके से आधी लाइन खींच दी। कितने भाग बन गए, एक भाग बन गया, 2 भाग बन गए, यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 भाग बन गए, 4 भाग बन गए, 5 भाग बन गए। ये जो वाली लाइन है इसमें भी हम एक बीच में आधी लाइन की कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल इमेजिनेशन करना है, बाकी टेंशन मत लो, ये समझ लो, फिर मैं और भी एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा याद करने की। तो यहाँ पर 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, तो 5/8 हो गया। यहाँ पर देख लो कितना हो गया, 5/8 यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब इस वाले गोले में देखो और इस वाले गोले में देखो, इस वाले गोले में हमने टोटल 3 खड़ी लाइन खींच दी, ठीक है। 3 खड़ी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल 3 को बता रही है, 1 2 3। हमने क्या किया, 3/4 कर दिया। और इस गोले में भी क्या हो गया, क्योंकि भाई 3/4 भाग क्या है, बिल्कुल डार्क है, खाली कौन सा है, 1/4 भाग, तो हमने 3/4 भाग क्या कर दिया, डार्क कर दिया। इस डायग्राम में आप देख सकते हो इस गोले में 3/4 भाग क्या है, डार्क है, केवल ये वाला भाग है जो खाली है यहाँ पर, बाकी पूरा डार्क है, मतलब 3/4 भाग क्या है, मेघों से घिरा हुआ है। उसके बाद जो चौथा है वहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, टोटल 3 लाइन ऐसे खींची और एक लाइन हमने ऐसे खींची। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। मैं समझा रहा हूँ दोबारा से, हमने ये गोला बनाया, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एक हमने यहाँ खींची, हमने कल्पना कर ली एक लाइन यहाँ पर भी है,
एक भाग बन गया, दो भाग बन गए, तीन भाग बन गए, चार बन गया, पाँच बन गया, छः बन गया, सात बन गया। कितना हो गया टोटल? 7/8। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 7/8, क्योंकि यहाँ पर केवल बीच का एक छोटा सा भाग है जो डार्क नहीं है। और उसके बाद लास्ट कंडीशन आई कि यहाँ पर केवल 4 की 4 लाइन हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया? टोटल कंप्लीट डार्क हो गया। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बिल्कुल मेघाच्छादित आकाश को, कि पूरा पूरा आकाश मेघों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये बिल्कुल क्रॉस वाला निशान है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अस्पष्ट आकाश को। गोले के अंदर क्रॉस हमें किसको बता रहा है? एक अस्पष्ट आकाश को बता रहा है। अब आपके दिमाग में थोड़ी खिचड़ी बन गई होगी, थोड़ा पक गया होगा, थोड़ा सही हो गया होगा। अब मैं आपकी खिचड़ी खत्म करता हूँ। क्या करता हूँ? खिचड़ी खत्म करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वाले उच्च मेघ वाली तो अभी आपकी दिमाग की खिचड़ी खत्म कर देता हूँ। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जहां जहां डायग्राम में सीधी लाइन आएंगी वहां पर बटा में 4 आएगा। ट्रिक बता रहा हूं मैं, उच्च मेघ की ट्रिक बता रहा हूँ। जहां जहां पर गोले में सीधी लाइन आएंगी वहां पर अपोन में 4 आएगा, और ऊपर उन लाइनों का मान आएगा। 2 लाइन है तो 2 आ जाएगा, 3 लाइन है तो 3 आ जाएगा, 1 लाइन है तो 1 आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर बीच में 1 लाइन थी तो हमने 1 किया, बटा में 4 किया। यहाँ पर बीच में 2 लाइन है, हमने 2 किया, बटा में 4 किया, 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो आप, इस गोले में क्या है? टोटल 3 लाइन है, हमने 3 लाइन खड़ी की तो 3 ऊपर खड़ी लाइन है, ऊपर 3 टोटल खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन है इसलिए बटा में 4 आएगा, तो क्या हो गया? 3/4 हो गया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर खड़ी लाइन है इसलिए हमने क्या किया? अपोन में 4 किया। ऊपर टोटल 4 लाइन है, 4 से 4 कट गया, 1 बच गया। ठीक है, तो जहां जहां पर उच्च मेघ वाला तरीका बता रहा हूं, उच्च मेघाच्छादित आकाश में जहां जहां पर गोले में केवल खड़ी लाइन है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ट्रिक बनाया हूं मैं, जहां जहां पर गोले में खड़ी लाइन है वहां पर आपको अपोन में 4 रखना है, और ऊपर की ओर आपको रखना है उन लाइनों की संख्या, कि गोले के अंदर कितनी खड़ी लाइन है। यहाँ पर 3 खड़ी लाइन है, यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 2 खड़ी लाइन है, यहाँ पर 2 कर दो, 1 खड़ी लाइन है 1 कर दो, 4 खड़ी लाइन है 4 कर दो, और अपोन में 4 फिक्स है यदि गोले के अंदर खड़ी लाइन है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि गोले के अंदर आडी लाइन है तो पहली ट्रिक अपोन में 8 फिक्स कर लो। यदि गोले के अंदर आडी लाइन है तो आपको अपोन में 8 रखना है। अब आपको क्या करना है? अपोन 8 रखना है, तो यहाँ पर हो गया 1/8, क्योंकि एक आडी लाइन थी। अब यहाँ पर एक खड़ी लाइन और एक आडी लाइन हो गई, तो यहाँ पर कितने भाग बन गए? 1 भाग बन गए, 2 भाग बन गए, 3 भाग बन गए, 3/8। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि 2 खड़ी लाइन है, एक आडी लाइन है, तो हमें कल्पना करना है कि इन 2 खड़ी लाइनों के बीच में भी एक आडी लाइन है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, आडी लाइन है इसकी वजह से अपोन में 8 रहेगा, ऊपर 5 हो गया, 5/8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 5/8 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हो आप, टोटल 3 खड़ी लाइन, एक आडी लाइन। यहाँ पर हमने कल्पना कर ली 2 आडी लाइन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया? 7/8 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा उच्च मेघों का। ये वाला तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके में आपको कंफ्यूज है तो प्लीज बताएं। उच्च मेघ वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी याद नहीं करना है। जहां पर खड़ी लाइन है वहां पर अपोन में बटा में सदा 4 रखना है, और ऊपर की ओर उन लाइनों की संख्या रखनी है। और यदि जहां पर तिरछी लाइन आ रही है, आडी लाइन आ रही है, तो वहां पर बटा में 8 रखना है, और ऊपर की साइड उन भागों की संख्या रखनी है। ठीक है, यदि गोले के अंदर 2 खड़ी लाइन है, एक आडी लाइन है, 3 खड़ी लाइन है, एक आडी लाइन है, 4 खड़ी लाइन है, एक आडी लाइन है, तो उन खड़ी लाइनों के बीच में भी आपको कल्पना करनी है एक एक आडी लाइन की, या उन खड़ी लाइनों को भी आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, यहाँ पर केवल इस तरीके से था कि 3 खड़ी लाइन, एक आडी लाइन। हमने कल्पना की इन दोनों के बीच में भी एक आडी लाइन की, तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 हो गए। ठीक है, तो ये तो आपसे कभी भी गलत होगा नहीं। अब आते हैं हम इस पर,
देखो इसमें मैं पूरा तरीका नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर एक छोटा सा गोला है, गोले के अंदर एक छोटा सा डार्क भाग है, वो हमें 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, 1/4 भाग डार्क है। क्या है, केवल 1/4 भाग डार्क है इसमें, ये वाला भाग डार्क है। ठीक है, तो 1/4 भाग डार्क है, मतलब 1/4 भाग क्या है, मेघाच्छादित है। अब इसमें देखो, इसमें टोटल 3 भाग बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, एक डार्क भाग, दूसरा ब्लैंक भाग, तीसरा बिल्कुल ये खाली भाग। तो ये क्या हो गया, 3/8 हो गया। ठीक है, और बटा 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आडी लाइन आ रही है। जो ये आडी लाइन वाला सिस्टम है ना, वो इसमें लागू नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको केवल इसी तरीके से याद करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, गोला था, गोले में आधा भाग डार्क था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। गोले का आधा भाग डार्क है, आधा भाग सही है, तो 1/2 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर गोले में यदि ये वाली सिचुएशन आती है कि आधा भाग बिल्कुल डार्क है और आधे भाग में एक लाइन खिंची हुई है, तो यहाँ पर 5/8 आएगा। इसका कोई तरीका नहीं है, इसको आपको रटना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे आप, इस वाले में देखो गोला बना हुआ है, उसका केवल 1/3 भाग, सॉरी 1/4 भाग क्या है, बिल्कुल खाली है। 1/4 भाग खाली है, बाकी 3/4 भाग क्या है, भरा हुआ है, डार्क है। तो क्या हो गया, 3/4 भाग क्या है, डार्क है। 3/4 भाग डार्क है, एक भाग खाली है, मतलब ये गोला है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3/4 भाग क्या है, बिल्कुल डार्क है, मतलब 3/4 भाग क्या है, मेघाच्छादित है, 1/4 भाग मेघ रहित है। और इस वाली लाइन में देखो, इस वाले डायग्राम में एक छोटा सा भाग है जो डार्क नहीं है, बाकी सारा का सारा डार्क है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7/8 भाग क्या है, डार्क है। और इस वाले गोले में देखो पूरा कंप्लीटली डार्क है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरा अच्छे से मेघाच्छादित है पूरा आकाश। ठीक है, तो ये सिंबल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। यदि क्रॉस का निशान है गोले के अंदर, तो वो हमें स्पष्ट आकाश को बता रहा है। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक की रामलीला आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। यदि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो क्या आप गलत करोगे, हाँ या ना में रिप्लाई दो। आपको अच्छे से याद हो गया कि नहीं हुआ, ये भी प्लीज़ मेरे को आप ज़रूर रिप्लाई दो। अब हम मेघों के प्रकार और उनके प्रतीक पढ़ते हैं, इनको केवल रटना है आपको। देखो पक्षाप मेघ का आका वो जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। पक्षाप स्त्री माघ का जो कपास है उनका जो प्रतीक है वो 2 की तरह बनता है। ठीक है, पक्षाप कपासी मेघ का जो प्रतीक है वो कुछ इस तरीके से बनता है। स्त्री कपास का जो प्रतीक है वो कुछ इस तरीके से बनता है। वर्षा स्त्री मेघों का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कपासी बादलों का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, कपासी वर्षी बादलों का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसके अलावा चल मेघ या स्कड मेघ का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से डैश डैश में बनता है। मध्य कपासी मेघों का जो सिंबल है वो डब्लू की तरह बनता है, छोटे डब्लू की तरह। मध्य स्त्री मेघों का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है, चौंच के आकार का या एंगल के आकार का। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, जो स्त्री मेघ हैं उनका जो सिंबल है वो एक आडी लाइन की तरह बनता है। तो स्त्री सिंबल आडी लाइन है। मध्य स्त्री एक कोण की तरह है। मध्य कपासी डब्लू की तरह है। पक्षाप कपासी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके अलावा चल मेघ डैश 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 चलते हुए क्रम में है। कपासी वर्षी मेघ इस तरीके से है। ठीक है, कपासी वर्षी मेघ कुछ इस तरीके से है। कपासी मेघ कुछ इस तरीके से है। और इसके अलावा वर्षा स्त्री मेघ कुछ इस तरीके से है। स्त्री कपासी मेघ कुछ इस तरीके से है। पक्षाभ मेघ कुछ इस तरीके से है। पक्षाभ स्त्री मेघ 2 की तरह है। पक्षाभ कपासी मेघ कुछ इस तरीके से है। तो ये था मेघों का सिंबल। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध हवा को खाली गोले के द्वारा दिखाया जाता है। धुंध को उल्टे 8, हैज को उल्टे 8 की तरह दिखाया जाता है। मिस्ट को 2 लाइनों के द्वारा, फोग को 3 लाइनों के द्वारा, छिछला कोहरा को 2 लाइनों के ऊपर डैश डैश के द्वारा, फुहार को कोमा के द्वारा, बरसात को बिंदु के द्वारा, हिम को स्टार के द्वारा,
सहिम वृष्टि को स्टार के ऊपर एक बिंदु के द्वारा, बर्फ के कण को त्रिभुज के अंदर एक बूंद के द्वारा, बौछार को दिखाया जाता है उल्टे त्रिभुज के द्वारा। ठीक है, बौछार को उल्टे त्रिभुज के द्वारा, मृदु ओला को इस तरीके से सिंबल बनाकर और ऐसे बनाकर। ठीक है, जो मृदु ओला है उसको दिखाया जाता है कुछ इस तरीके से। इसके अलावा लघु ओला को दिखाया जाता है इस त्रिभुज के द्वारा, और ओला को दिखाया जाता है जब त्रिभुज को बिल्कुल डार्क कर दिया जाता है। तो जो छोटा ओला है उसको खाली त्रिभुज के द्वारा दिखाया जा रहा है, और जो ओला है उसको एक बिल्कुल डार्क त्रिभुज के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे प्रतीक चिन्ह। यहाँ पर मैं बिना ट्रिक के, बिना तरीके से बताया हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह मैं पहले पिछली से पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर मैं इनको याद करने का बहुत गजब गजब तरीका बता चुका हूँ कि हम इनको याद कैसे करें, धुंध को कैसे याद करें, कोहरा को कैसे याद करें, कुहासा को कैसे याद करें, वर्षा को कैसे याद करें, हिमवृष्टि को कैसे याद करें, हिम की बूंद को कैसे याद करें, वर्षा स्त्री को कैसे याद करें। सारे सिंबल है वो मैंने बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल मेथड के साथ, तरीके के साथ बता दिए पिछली क्लास में। तो आज की अपनी इस क्लास का यहीं पर द एंड होता है मेरे प्यारे साथियों, और शायद इसी के साथ हमारी एक क्लास और बची है कार्टोग्राफी की, फिर हमारा कार्टोग्राफी का द एंड होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।